Hello learners, how are you all? I hope you all are well. So this is Damini and welcome back to my YouTube channel. So learners, today we will learn a chapter from class 10 science which is chemical reaction and equation. So let's begin. Okay. Chemical reaction. So chemical reaction क्या होता है? तो 6th, 7th, 8th में हमें chemical change और physical change में difference बताया था, है ना। फिजिकल चेंज वो जिसको हम ऑब्जर्व करके यानी हमारे सेंस ऑर्गन से यानी कि टच करके या फील करके या फिर हम कहेंगे देख करके ऑब्जर्व कर ले, वो सारा क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी चीज के शेप में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, जो इंटरनली होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आपस में उनकी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन की वजह से कोई नया सब्सटेंस बनता है, यानी आफ्टर इंटरेक्शन कुछ नई चीज बन करके आती है, तो वो क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, उसी चैप्टर को यानी उसी टॉपिक को लेकर के ये चैप्टर पूरा है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म a new substance then it is known as chemical reaction। क्या होगा, जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाएंगे या वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों अपनी रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ यानी कि दो सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया, तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ओके, सो ऐसा राइट करेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू substance, more than two substance react together and form new substance and form new substance। Okay, so this is called chemical रिएक्शन। ओके, सो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। एब्सेंस में अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई भी चीज बर्न नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ऑक्सीजन की है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन। क्योंकि देखिए हमारे यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो बहुत उसका लिटिल अमाउंट हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें कार्बन प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, और अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो इजीली वो बर्न भी होने लगेगी। ठीक है, तो जब भी हम कार्बन को बर्न करेंगे, है ना, जब भी हम कार्बन को बर्न करेंगे तो बर्न करने में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो वो मतलब बर्न ही नहीं होगा। तो जैसे ही हम कार्बन को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। ओके, और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ये अभी हमने केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, कि हमने क्या करा, कार्बन को बर्न किया, जैसे हम उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेगा और उससे रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ओके, सो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। सिंपल से डेफिनेशन कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, then it is called or it is known as chemical reaction। okay, so this is an example of chemical reaction। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सब्सटेंस वर्ड यूज करा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो रिएक्ट करेंगे, है ना, जो रिएक्ट कर रहे हैं दो सब्सटेंस जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन, जो रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट। ओके, सो अब देखिए केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो वो एक नया सब्सटेंस बना लेंगे, तो इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब इस केमिकल रिएक्शन को लिखना भी पड़ेगा ना हमें, तो इसको राइट करने का भी एक मैनर होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कार्बन और ऑक्सीजन का, है ना, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी कि व्हेन कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो काफी बड़ा थ्योरी हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया कि इसको लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, या फिर
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये लिखा। अब देखो ये भी मैंने वर्ड्स में लिख दिया, तो हम इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी 10th में, तो फिर भी बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे आप अपर ग्रेड्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी होगी। तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन को थ्योरीज में लिखना और उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फिर इसका एक और सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढा गया, जिसमें हमने क्या करा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसमें एक्सप्लेन किया, सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया, यानी कि किसमें एक्सप्रेस किया, सिंबल्स में एक्सप्रेस किया। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है ना इक्वेशन, वो इक्वेशन अब हम समझिए कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन तो समझ में आया, जैसे अभी मैंने बताया कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, छोटी सी डेफिनेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया है तो उससे जो इक्वेशन बनेगी, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी सिंबल्स में राइट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मैंने उसी को लिखा था, कार्बन का सिंबल लिखा था C, ऑक्सीजन का लिखा था O2, और इससे क्या बन गया था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी आपको बैलेंस इक्वेशन दिख रही है, लेकिन इसको और बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इसके रूल्स कुछ फॉलो होंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड? आपने सुना होगा ना, जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसको वे किया जाता है, यानी सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं तो 1 kg में इतनी सब्जी आएगी आपको। हम कुछ और चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग हमको उसका जो भी है पे करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, हम क्या देखते हैं, अगर हम कोई वेजिटेबल खरीदना चाहते हैं कि जो बैलेंस्ड है ना, दोनों साइड के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है, यानी कि हमको शॉपकीपर ने मतलब उतना सब्जी दिया है, ठीक है, करेक्ट दिया है, उसमें कोई कम या ज्यादा नहीं है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी यही होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ आइटम्स लेफ्ट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स राइट साइड में होना चाहिए। एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि हमने क्या किया, हमको दो चीजों को मिक्स करना है ना, या रंगोली में हम कलर्स मिक्स करते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई चीज, कोई कलर ले लिया, समझ लो ग्राम्स में ले लिया, कि मैंने 50 ग्राम्स लिया कोई कलर, ओके, और 50 ग्राम दूसरा कोई सा कलर ले लिया, ठीक है, और इन दोनों से एक न्यू कलर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इधर 50 इधर 50, तो टोटल प्रोडक्ट बनना कितना चाहिए, कितना बनना चाहिए, इधर कितना होगा 100 ना, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 100 ग्राम्स। ओके, सो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, जितना हमने लिया वही है ना, तो अपने आप इसमें कुछ ऐड होगा और ना ही अपने आप इसमें से रिड्यूस होगा। ओके, ना अपने आप कुछ ऐड होगा, ना इसमें अपने आप से कुछ रिड्यूस होगा। तो एक्चुअली ये ना, कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मास को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, ना तो मास को हम बना सकते हैं, ना ही उसको एक्स्ट्रा उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मास जैसे एनर्जी की भी सेम डेफिनेशन होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सिर्फ वो क्या करती है, अपने फॉर्म चेंज करती जाती है। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल से फिर मैकेनिकल हो गई, फिर मैकेनिकल से उसने हमको वापस फाइन एनर्जी दे दी है। तो इस तरीके से एनर्जी फॉर्म चेंज करती रहती है। तो सेम इसी ये भी इसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th में हमने पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट का अमाउंट आपने रिएक्शन के पहले लिया था वही प्रोडक्ट का वेट आएगा या मास आएगा। ओके, सो देखिए
हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। जैसे हमें फॉर्म करना है वाटर, क्या फॉर्म करना है वाटर, ठीक है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O, है ना। हमें वाटर बनाना है, तो अब क्लियर हमको दिख रहा है कि वाटर बनाने के लिए हमको दो सब्सटेंस की यानी दो एलिमेंट्स की जरूरत होगी, एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने राइट किया यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर लिखा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो एज इट इज रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगा ना, और इसको H3O तो नहीं लिख सकते क्योंकि यही है इसका। एक और लॉ आपने पढ़ा था, उसमें था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें जितने अमाउंट में जितने रेशियो में जो एलिमेंट लिया है उतने ही रेशियो में वो एलिमेंट लेकर के हमको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ और ही बन जाएगा। जैसे आपको पता है ये तीन चीजें होती है, देखिए O, O2 और O3, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है मोनो ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है ये ट्राई ऑक्सीजन, यानी ये क्या है ओजोन लेयर। ओजोन सुना होगा ना 7th 8th में एक लेयर है, ठीक है, जो हमको क्या करती है सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है। अब तीनों में डिफरेंस है ना। अब हम इनहेल करते हैं तो हम कौन सा लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम ओजोन लेयर नहीं ले रहे ना या मोनो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं ना। तो जैसे इनमें अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से या घटने से जैसे इनकी प्रॉपर्टीज इनके नेम चेंज हो रहे हैं, वैसे ही किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा या घटेगा यानी कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी चेंज होगी। ओके, सो देखिए अब इधर हम मैच करेंगे, इधर अब देखिए इधर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लॉ लगा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का जो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन है उसको हमको चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन नंबर दिख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें 2 दिख रहा है, और इधर कितने हैं एक ही दिख रहा है, 1 ही है ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी एलिमेंट सिंगल रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, सिंगली रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा इनको हमको पेयर में ही रिएक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, अब थोड़ा सा मैच करके देखेंगे। देखिए इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इधर भी कितने हैं 2, क्लियर है। ओके, अब इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए 2, और इधर कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। तो क्या ये बैलेंस है, LHS और RHS इक्वल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर लगा देंगे 2 क्योंकि ऑक्सीजन हमको कितने करने थे 2। तो मैथ्स में होता है ना, अगर कोई नंबर आगे राइट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो उसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 यानी ऑक्सीजन अब इधर कितने हो गए 2 हो गए। तो जब हम ऑक्सीजन को 2 करने गए तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो मल्टीप्लाई करो 2 × 4 यानी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 4, RHS में हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब इधर देखिए ऑक्सीजन तो बराबर है 2, ठीक है, इधर LHS में देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं ओनली 2, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो हमेशा क्या करें कि ये 4 हो जाए, तो हम क्या करेंगे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, आप मैच करके देख लीजिए, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है उतने हमारे प्रोडक्ट में भी है कि नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, हम इसे क्या करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यानी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट की साइड हमेशा क्या होगी इक्वल। और जो 2 लॉस लगे ना वो भी आपको याद रखना, अगर आप मेंशन करेंगे तो मतलब आंसर एक इफेक्टिव आंसर लगेगा। अच्छा कि हमको पता है कि एटलीस्ट कौन से लॉस फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आज हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है या फिर क्या होता है। ओके, सो ये सिर्फ ये हमारा चैप्टर के मेन 3 टॉपिक थे, इंट्रोडक्टरी टॉपिक थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अभी हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी हम उसके टाइप्स को नहीं समझ पाएंगे ना, टाइप्स क्या होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और किस टाइप की रिएक्शन कैसे। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और एक एक केमिकल रिएक्शन को विद डेफिनेशन विद एग्जांपल हम समझेंगे। ये वीडियो एमपी बोर्ड्स और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में सारी केमिकल रिएक्शन को
जो हमारी इजीएस्ट लैंग्वेज है उसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।